नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास लाइन बाय लाइन प्रश्न चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को सूक्त के नाम से जानते हैं। सूक्त का अर्थ क्या है। अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे। अग्नि, इंद्र, सोम ऋग्वेद के प्रमुख देवता है। ऋग्वेद की भाषा को क्या कहा जाता है। प्राक संस्कृत। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार की है। भारत यूरोपीय परिवार की है। मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी में समानता किस वजह से है। तो समान अर्थ और भाषा परिवार की वजह से। भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। झारखंड और मध्य भारत की कई भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो झारखंड और मध्य भारत की भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऋग्वेद का उच्चारण किस प्रकार किया जाता था। तो ऋग्वेद का उच्चारण सुनकर और कंठस्थ करके किया जाता था। ऋग्वेद में विश्वामित्र किसके साथ संवाद कर रहे हैं। नदियों के साथ, और नदियां का नाम ब्यास और सतलुज है। ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है। घोड़ों और गायों से। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के अध्ययन के लिए इतिहासकार क्या करते हैं। तो लिखित स्रोत और भौतिक अवशेषों का अध्ययन इतिहासकार करते हैं। ऋग्वेद में घोड़ों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था। रथ खींचने और युद्ध के लिए ऋग्वेद में घोड़ों का उपयोग किया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का क्या किया जाता था। तो युद्ध में जीते गए धन का उपयोग सरदार रखता था, पुरोहित को और शेष जनता को बांट दिया जाता था। ऋग्वेद में पुरुषों का युद्ध में योगदान कैसा था। तो कोई अस्थायी सेना नहीं थी, सभाओं में मिलकर युद्ध और शांति पर सलाह लेते थे। प्राचीन आर्य समाज और पुरोहित का काम क्या था। यज्ञ और अनुष्ठान कराना। आरंभिक राजा के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। बड़ी राजधानियां नहीं थी, पुत्र उत्तराधिकारी स्वतः शासक नहीं बनता था। जन और विष शब्द किसके लिए प्रयोग होते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए प्रयोग होते थे। आर्य समाज में अपने विरोधियों को क्या कहा जाता था। दस्यु कहा जाता था, और दस्यु का अर्थ दास होता है। दस्यु शब्द का अर्थ क्या था। जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। महापाषाण कब बनने लगे। तो महापाषाण लगभग 3000 साल पहले बनने लगे, और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। महापाषाणों के निर्माण में क्या क्या कार्य शामिल थे। तो गड्ढे खोदना,
शिलाखंड ढूंढना, बड़े पत्थर तराशना, मृतक को दफनाना। महापाषाणों में मृतकों के साथ कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी? तो काले लाल मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे जो काला और रेड कलर के होते थे। लोहे के औजार और हथियार रखते थे, घोड़े के कंकाल रखते थे, पत्थर और सोने के गहने भी रखे जाते थे। ये सभी सही है। युद्धों में लड़ाई किन कारणों से लड़ी जाती थी? तो अच्छे चारागाह, जल्दी तैयार होने वाली फसल, पानी के स्रोत और बंदी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये सभी आंसर सही है। हड़प्पा काल में हल का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? फसलों की जुताई के लिए। हड़प्पा में लोग किस प्रकार के जानवर पालते थे? तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी को पालते थे। हड़प्पा काल में सिंचाई के लिए क्या तरीका अपनाया जाता था? तालाब और पानी का संचय होता था जिससे लोग हड़प्पा काल में सिंचाई करते थे। धौलावीरा नगर का विशेष विभाजन किसके अनुसार था? तो धौलावीरा नगर का विशेष विभाजन 3 भागों में किया जाता था। लोथल नगर का महत्व किसके कारण था? भंडार गृह के लिए, बंदरगाह के लिए, मन के निर्माण के लिए लोथल नगर का महत्व था। ये सभी आंसर सही हैं। मुहर और मुहरबंदी का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? थैलों और सुरक्षा डिब्बों की सुरक्षा के लिए मुहर और मुहरबंदी का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में फेयंस कौन सी वस्तुएं बनती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में फेयंस मन के चूड़ियाँ, बाल, बाले और छोटे बर्तन, सजावटी वस्तुएं बनाए जाते थे फेयंस से। कच्चे माल का अर्थ क्या है? तो कच्चे माल का अर्थ है जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाली वस्तुएं, किसानों और पशुपालक द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएं, आयातित वस्तुएं, धातुएं और पत्थर। सभी आंसर सही है। हड़प्पा काल में तांबे का आयात कहाँ से होता था? तो तांबे का आयात राजस्थान, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान से होता था। सभी आंसर सही है। कंकालों के साथ पाई गई वस्तुएं किसके बारे में जानकारी देती है? मृतक की सामाजिक स्थिति और संपत्ति के बारे में जानकारी देती है। ब्रह्मगिरी की कब्र में क्या पाया गया था? 23 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। ब्रह्मगिरी की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलने का क्या संकेत मिलता है? तो इसमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग समय पर दफनाए गए थे। इनाम गांव में शवों को प्रायः किस दिशा में दफनाया जाता था? तो उत्तर की ओर दफनाया जाता था। किस प्रकार के बर्तन मृतक के पास रखे जाते थे? तो खाने और पानी के लिए मृतक के पास बर्तन रखे जाते थे। बच्चों और बच्चियों के कंकाल में अंतर कैसे पहचाना जाता था? हड्डियों के आकार के आधार पर बच्चों और बच्चियों के कंकाल में अंतर किया जाता था। कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या था? हड्डियों की जांच करना। महिलाओं की हड्डियों में विशेषता क्या होती है? कटी प्रदेश और कुल्हा पुरुषों से बड़ा होता है। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई है? तो चरक के अनुसार
मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं। चरक ने अपनी विस्तृत जानकारी शरीर के बारे में कैसे इकट्ठा की होगी? तो हड्डियों और शरीर का निरीक्षण करके की होगी। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीज मिले हैं? तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल इनाम गांव में पुरातत्वविदों को मिले थे। इनाम गांव में पाई गई जानवरों की हड्डियों में कौन कौन शामिल है? तो इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, हिरण, सांभर, चितकबरा, कृष्ण मृग भी शामिल है। सभी आंसर सही है। इनाम गांव के लोग के द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले फलों में क्या शामिल था? बेर, आंवला, जामुन, खजूर शामिल था। इनाम गांव के लोग किस प्रकार के संसाधन पर निर्भर थे? तो कृषि और पशुपालन, शिकार और जंगल के फल पर इनाम गांव के लोग निर्भर होते थे। उपरोक्त दोनों सही है। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।